अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे जी। जिस तरह आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल की समरी और इसके साथ साथ जी बुक रीडिंग ऐसे के ऊपर लेक्चर्स ग्रामर पे एंड इसके साथ साथ जी हमने एक और सीरीज स्टार्ट की हुई है हिडन सीरीज जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस कर देने वाली है। तो होपफुली आप सब वो सब वॉच कर रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म से मैं जो फायदा है वो उठा रहे होंगे जी। हम आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं ये डॉन के 4 आर्टिकल्स हैं। सो बेटा मैं स्टार्ट में इन चारों के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली वो है न्यू पावर गेम एंड पोल्स और दूसरी है जेनोसिडल कोलिजन्स। तो बाकी जो है उनके ऊपर मैं जी थोड़ी थोड़ी सब पे ही बात करूंगा स्टार्ट में। अब यहाँ पे देखें जी न्यू पावर गेम एंड पोल्स, इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बेसिकली जो अभी पाकिस्तान का इलेक्शन आ रहा है जी, जिसमें राइटर ये बता रहा है हमें कि इलेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है। जो एक परसेप्शन है पूरे पाकिस्तान में कि जो चौथी दफा नवाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो और इसलिए वो ज्यादा कोई एक्टिवली कंपेन भी नहीं कर रहे, जैसे वो कहते हैं ना साड़ी गल पक्की हो गई है। तो राइटर इसमें वो सब बातें करता है, फिर वो जी पुरानी बातें करता है कि इमरान खान साहब भी किसी दौर में इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड बॉय रहे हैं, तो अब वो नवाज शरीफ हैं। और इस तरह से ये सब बातें जी इसमें होती हैं। फर्दर जो है ट्रांसफॉर्मिंग स्लम्स, इसमें इंडिया की एक मूवी थी जी स्लमिंग स्लम डॉग मिलियनर्स इस तरह के नाम से 2008 की मूवी थी जो कि ब्लॉकबस्टर गई थी। तो बेसिकली इंडिया का एक एरिया है दारवी, जो कि है मुंबई में, मुंबई के हार्ट में है ऑलमोस्ट। तो वहां पे सबसे ज्यादा झोंपड़ी है, स्लम्स झोंपड़ियों को कहते हैं, झुग्गियों वाले जो है, ये झोंपड़ियां वहां पे सबसे ज्यादा हैं। तो उसके रिलेटेड है जी ये आर्टिकल, और उसमें बेसिकली बात हो रही है कि उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो उनको प्लेस देना चाह रही है, उनको रहने की जगह देना चाह रही है ताकि वो जो मेन एरिया है वो खाली हो सके। लेकिन उसको जी उसको जी काफी रेजिस्टेंस का सामना है उनकी तरफ से, बिकॉज वो लोग जो वहां पे स्लम्स में रहते हैं उनकी जो जरिए आमदन है, जो इनकम है, वो भी वो वहीं से ही जनरेट करते हैं अपने इर्द गिर्द से। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह लियारी की कराची की जो स्लम्स थी, आप सबको याद होगा कि वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ के एरिया में जो इर्द गिर्द वहाँ पे गरीब लोग रहते थे घरों में, उनसे पैसे भी छीनते थे, बाइक्स भी छीनते थे। इसी तरह मुंबई में भी ये सब होता है जी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट परेशान है। लेकिन उन्होंने पहला इसका कॉन्ट्रैक्ट था एक दुबई की कंपनी को दिया था, लेकिन जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था जी वो उन्होंने डेफिनेटली एक जो उनके आदनी ग्रुप है, जो इंडिया का काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है जी, उसको दिया हुआ है। सो उसके अबाउट यहाँ इसके ऊपर बात हो रही है। एंड फर्दर है ह्यूमन स्मगलिंग। ह्यूमन स्मगलिंग बेसिकली क्या है? रिसेंटली आपने सुना होगा कि ग्रीस के, यूनान के किनारे पे जी सैकड़ों में जो पाकिस्तानी थे वो मारे गए। बेटा यहाँ पे अजान हो रही है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जी। जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेटली जिस तरह अजान हो रही थी तो इसलिए हमने इसको स्टॉप किया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग स्लम्स में बेसिकली वो जो धारवी धारावी एक एरिया है मुंबई के अंदर जी, तो उसके ऊपर बात हो रही है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा स्लम्स हैं उसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो बेसिकली एंड जी ह्यूमन स्मगलिंग ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। जिस तरह से आपने रिसेंटली सुना होगा कि ग्रीस के किनारे के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मारे गए जी, वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि तकरीबन पूरे दिन में जी जो सॉरी एक साल में हजारों या लाखों लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जी इसमें। फिर उसके बाद जी जेनोसिडियल कोलिशंस है डेफिनेटली, ये है इम्पोर्टेंटली इसराइल के बारे में जी, किस तरह से अमेरिका और इसराइल मिलके पैलेस्टीनियंस की वहां पे नस्लकुशी कर रहे हैं और एक वहां पे ब्रूटल वे में
एक वहां पे टेरर फैला रही हैं जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है जी, न्यू पावर गेम एंड पोल्स। आई होप कि आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो बेटा, न्यू पावर गेम्स, सॉरी, न्यू पावर गेम एंड पोल्स। तो इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारे आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुनते होंगे, तो बेसिकली ये वही बातें कर रही हैं जो जाहिद हुसैन साहब इसके राइटर हैं। सो बेटा, इसमें क्या बातें हो रही हैं इसमें जी, वो स्टार्ट करते हैं कि इस चीज़ से कि इलेक्शन जो है वो लगता है इस तरह से परसीव है कि पहले से ही तय है कि किसने जीतना है और किसने हारना है। फिर डेफिनेटली वो रिसेंटली जो होने वाला एक जो डिसीजन था पीटीआई के अगेंस्ट, जो उनको बैट से, उनके सिंबल से डिप्राइव कर दिया गया, वो भी, उसको भी वो कंडेम करते हैं इसमें। और जो शरीफ की जो स्पीचेस हैं जी, उसके अबाउट भी वो इस पे बात करते हैं। चलें जी, हम इसको शुरू करते हैं। और बेटा, वो डेफिनेटली इसमें जी इम्पोर्टेंटली जिन चीज़ों का वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि जो पीएमएलएन की लीडरशिप है, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उनको तो ना तो प्रेजेंट करने की ज़रूरत है किसी भी मैनिफेस्टो को, और ना ही उनको ज़रूरत है कि वो कोई इलेक्शन कंपेन करे। बिकॉज ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। और ये जो है ये एक पॉपुलिस्ट, एक जी रिटॉरिक नहीं है, बल्कि ये परसीव किया जा रहा है ओवरऑल इन पाकिस्तान। एंड डेफिनेटली ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि 2018 में जो इमरान खान साहब थे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आए थे। और उस उनके टाइम में जिस पार्टी को डिमोलिश किया गया था, वो थी जी पीएमएलएन। और उसमें डेफिनेटली जो को लाने के लिए जी, जो पीएमएलएन को डिमोलिश किया गया, नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, किस तरह से उनके जो रहनुमा थे उनको जेलें काटनी पड़ी। तो वो भी इसके ऊपर भी वो इस आर्टिकल में बात करते हैं। और इसके साथ साथ जी, वो फिर इमरान खान साहब को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, और वो कहते हैं जी कि नो डाउट अब वही सब कुछ इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है जो 2018 में पीएमएलएन के साथ किया जा रहा था। फर्दर जी, वो इसी के ऊपर इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के जिस तरह के भी नजरिए हो, जिस तरह के भी वो चीज़ों को यानी कि उनके, मैं उनसे, वो कहते हैं मैं इख्तलाफ करता हूँ बहुत सारी उनकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो इस वक्त क्रैक डाउन है उसके अगेंस्ट, और ये क्रैक डाउन अनप्रेसिडेंटेड है अकॉर्डिंग टू द राइटर। और वो कह रहे हैं जी कि जो खान साहब ने या उनके लोगों ने जो अभी तक उनके साथ खड़े हुए हैं, जो रेजिस्टेंस का सामना किया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। फर्दर जी, वो ये बात करते हैं कि डेफिनेटली अभी तक जो पावर में आने वाली गेम्स हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो जिस स्लोगन्स के थ्रू अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, वो वही सिंपथी गेन करना चाह रहे हैं जो उनको ऑस्टर किया गया था, यानी कि निकाला गया था 2017 में पावर से। तो उन्हीं के अगेंस्ट वो जी बार बार बात कर रही हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेके वो शो कर रहे हैं। बट उन्होंने अपनी जो टून है उसको चेंज किया है अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट। एंड फर्दर इसमें जी राइटर हमें ये भी बताता है कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, वो उसके ऊपर पीएमएलएन और पीपी कोई भी नहीं बात कर रहे। तो डेफिनेटली जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं जी पाकिस्तान में। और डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, फिर जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस भी हैं। तो इसके साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि नो डाउट कि 2017 में जिस तरह से बी पी एम एल एन के साथ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो 2023 के इलेक्शंस, 24 के इलेक्शंस में वो जी एक लेवल प्लेइंग फील्ड से थे और सब खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता, ताकि अवाम अपनी मर्जी से अपने जो नुमाइंदे हैं उनको चुनती। तो इस तरह से ही मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ सकती थी। लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, और वही पुरानी गेम्स चल रही है, वही एक सर्कल है जिसके गिर्द हम घूम रहे हैं, तो इसलिए अभी भी वो राइटर समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुश्किल है। ये था जी हमारा जो न्यू पावर गेम्स एंड पोल्स।
और एक जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ह्यूमन स्मगलिंग का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ह्यूमन स्मगलिंग में जी होपफुली ये अभी ओपन हो जाएगा। द माइग्रेंट्स हैव बीन डिसीव्ड एंड मिस इन्फॉर्म्ड। ये भी देख सकते हैं आप जी, ये अजवार शकील साहिब राइटर हैं, कोई लॉयर महसूस होते हैं। अ, इसमें भी आप देख सकते हैं जी कि किस तरह से वो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि जो ह्यूमन स्मगलिंग है डेफिनेटली पाकिस्तान में भी वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। और वो एक मिसाल भी देते हैं जो रिसेंटली ग्रीस लास्ट जून में, तो ग्रीस के कोस्ट के ऊपर सैकड़ों पाकिस्तानी मारे गए जी। और इसमें वो बात करते हैं कि किस तरह से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसमें कि जो कितने नंबर ऑफ माइग्रेंट्स पाकिस्तान से जाते हैं, फिर उनके रूट क्या है, किन रूट्स के थ्रू वो जाते हैं जी। फिर उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ स्मगलिंग नेटवर्क्स, कि वो किस तरह से नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं, जो ये एजेंट्स होते हैं फिर उनके सब एजेंट्स होते हैं, फिर इस तरह जी एफआईए का क्या रोल है इसमें, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी होती हैं जो माइग्रेंट्स होते हैं बेचारे, इन सब के ऊपर वो इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं जी। अगर वो स्टार्ट में वो बता रहे हैं, वो कहते हैं तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख के करीब लोग इरेगुलर माइग्रेंट्स क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पाकिस्तान में। द फिगर ये वेरी करती है, ये तकरीबन 80,000 से 1 लाख के दरमियान है। और जो ज्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं वो पंजाब से होते हैं, जैसा कि वो सिटीज बता रहे हैं कौन कौन सिटीज, गुजरात, गुजरावाला, फालिया, मंडी बहाउद्दीन, खारियां, जेहलम, मीरपुर एंड सियालकोट। इन एरियाज में से, ये पंजाब इन एरिया में से ज्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं। फर्दर क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है डेफिनेटली वो कम होती है, जिस तरह आप बलोचिस्तान से ईरान गए, ईरान से टर्की, और फिर उसके रूट्स आप यूरोप में इंटर हो गए, यानी कि मेडिटेरियन सी के थ्रू। फिर जो अदर रूट्स हैं सी ट्रैवल यानी कि गवादर से ईरान, फिर अरेबियन सी, एंड देन टर्की एंड यूरोप। तो डेफिनेटली इनकी जो इनकी बेटा जो कॉस्ट है वो भी कम होती है कंपैरेटिवली, कि आप एक वीजा लेके जाएं, और डेफिनेटली वीजे में आपको टाइम भी लगता है। फिर जी एक और ऑन द प्रीशियस साइड इज अ लीगल एयर ट्रैवल फ्रॉम कराची टू दुबई, तो फॉलोड बाय इरेगुलर माइग्रेशन टू टर्की, यानी कि एक और वो रास्ता बता रहे हैं कि यहाँ कराची से दुबई, फिर वहां से इरेगुलर माइग्रेशन के थ्रू आप टर्की चले जाते हैं या लीबिया, और ऑनवर्ड्स वहां से आप इटली या ग्रीस में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जी फर्दर जो वो बात कर रही हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो माइग्रेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो बेचारे अपना देश छोड़ के चले जाएं। वो फैक्टर्स हैं जो वो कहते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली पॉवर्टी है, फिर इनसिक्योरिटी है, फिर उनके बाद जॉब्स नहीं है यहाँ पे, फिर डेफिनेटली जो हमारा एक पैट्रियार्क सिस्टम है, मैस्कुलिनिटी है, वो प्रोमिनेंट मैस्कुलिनिटी जो है, ठीक है। फिर जी डेफिनेटली ये वो सब फैक्टर्स हैं जो उनको मजबूर करते हैं कि वो इलीगल माइग्रेंट्स बन के जाएं, एंड वो इसमें कुछ मारे जाते हैं, कुछ बच जाते हैं जी। और ये 3 जो उन्होंने रूट्स बताए, वो कहते हैं जी ये पॉपुलर रूट्स हैं जिनके थ्रू वो मूव करते हैं। उसके बाद स्मगलर्स, ये क्योंकि वो वन बाय वन इन तमाम चीजों का आंसर देंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर इन रूट्स का पता है तो इनको बंद क्यों नहीं किया जाता। आगे वो बताते हैं किस तरह से क्या होता है। वो बताते हैं जी कि ये जो स्मगलर्स हैं ये ऑपरेट करते हैं नेटवर्क बेस के ऊपर, हर एरिया का इनका नेटवर्क होता है। मिसाल के तौर पे एजेंट, फिर सब एजेंट्स, इस तरह से मूव करते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे मिसाल भी देते हैं, गुजरात वाले कॉन्टेक्ट्स एन एजेंट फ्रॉम मुल्तान एंड शेयर्स द नेम ऑफ द माइग्रेंट्स, यानी कि वो मुल्तान के एजेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ नाम शेयर करते हैं माइग्रेंट्स का। फिर मुल्तान वाले जी उनको भेजते हैं कोयटा, और फिर वहां से वो ईरान, टर्की, यूरोप, इस तरह से वो आगे मूव करते हैं। फर्दर जी जो जर्नी है वो तकरीबन पर माइग्रेंट्स 1 लाख से 1 लाख 50, ऑलमोस्ट जी 1 लाख से वो कह रहे हैं कि तकरीबन ये 15 लाख के बिटवीन ये जर्नी होती है पर माइग्रेंट। और ये डिपेंड करता है डील के ऊपर कि किस तरह का ट्रैवल होगा, यानी कि क्या, कौन कौन से एरिया से लेके जाएंगे। फिर उसके बाद कंफर्ट ऑफ ट्रैवल भी बताते हैं जी।
लाइक फ्रंट सीट मिलेगी, या फिर लास्ट में बिठाया जाएगा, या फिर जी जिस तरह आपने का अगर कभी प्लेन में सफर किया हो तो उसमें भी इकोनॉमी सीट्स होती हैं, फिर बिजनेस सीट्स होती हैं, तो इस तरह से इनमें भी ऐसा ही है। तो उसके अकॉर्डिंग जी ये जो कॉस्ट है ये वेरी करती है। फिर डेफिनेटली अब एफआईए का क्या रोल है इसमें। एफआईए की वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो करप्शन बहुत ज्यादा है, तो एफआईए के लोग मिले होते हैं इसमें, जो ऑफिशियल्स होते हैं वो मिले होते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं इन सब में। और पाकिस्तान में तब इन चीजों के ऊपर कंसीडर किया जाता है जब कोई ना कोई बड़ा इवेंट हो जाए, जिस तरह ये ग्रीस वाला हुआ था। ठीक है। और लोग जो एजेंट्स होते हैं वो ब्राइब करते हैं, यानी कि रिश्वत देते हैं लोगों को, जो ऑफिशियल्स होते हैं, एंड वो इस तरह से अपना स्मगलिंग थ्रू करते हैं। फिर आगे भी वो इसी तरह से ईरान में भी जी ऑफिशियल्स को पैसे दिए जाते हैं। फिर इसी तरह से फर्दर आगे भी जी जो जिस तरह से जो 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 कंट्रीज वो क्रॉस करते हैं, उनके बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, तो वहां पे भी डेफिनेटली वहां पे उनकी मिलिट्रीज भी अपॉइंट होती हैं, और उनको भी मारे जाने का भी वहां पे खतरा होता है। फिर स्मगलर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को, जो वल्नरेबल हैं, जो बेचारे डेस्परेट हैं, उनको उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उनको मिस इन्फॉर्म्ड भी किया जाता है, उनको जी धोखा भी दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ उनको अब्यूज भी किया जाता है, उनको बीटन भी किया जाता है, कुछ को जबरदस्ती कहीं और ले जाया जाता है, वहां पे जाके उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उनसे सेक्सुअल जो उनको अब्यूज किया जाता है। तो ये वो सब जो चीजें हैं जो डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो पाकिस्तान की, उनका ये राइट है कि वो इनको प्रोटेक्ट करें, तमाम पाकिस्तान की। तो लेकिन वो जी क्योंकि वो ब्राइब ले लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, तो वो इन चीजों को होने देते हैं ये सब कुछ। और ये डेफिनेटली एक इंसानी अलमिया है अकॉर्डिंग टू द राइटर। सो हमें इन तमाम चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, और हम अपने मुल्क में ही क्यों ना ऐसी चीजों को प्रोवाइड कर दें कि जो स्मगलिंग हो रही है, लोग स्मगल कर देते हैं, बच्चियां अपनी बेच देते हैं, अपने बेटों को बेच देते हैं, फिर उनको स्मगल किया जाता है। सोमालिया, इथोपिया एंड कीनिया have all recounted witnessed public officials accepting bribe from the smugglers। तो डेफिनेटली ऐसा ही है जी। तो उसके बाद फर्दर जी वो इसको कंक्लूड कर रहा है इसको जी। और इसमें वो एंड पे यही बताता है कि पाकिस्तान में ही इस तरह की इन्वायरमेंट मिल जाए कि किसी को भी बाहर न जाना पड़े, और उनको यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स ना बनना पड़े। और अवेयरनेस भी जरूरी है इसमें, जिसके ऊपर वो बात करते हैं जी। ये था हमारा ह्यूमन स्मगलिंग का आर्टिकल। और जी अ, इससे एक बात और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रेन ड्रेन और होती है, और स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और चीज है, तो इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा जी। फर्दर जो है वो ये हमारा आर्टिकल है जेनोसिडल कोलिजन्स। और ये है जी माहिर अली। तो ये है बेटा इसमें वो क्या बात करते हैं, डेफिनेटली वो बात कर रहे हैं इसराइल और यूएसए की। वो कहते हैं रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल जो है वो डेफिनेटली कंसीडर करता है टू स्टेट सॉल्यूशंस को, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो सोच है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और वो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी बताते हैं कि अगर अमेरिका ने, यानी कि जो बाइडेन इंतजामी है, ये बाइडेन ने अपनी सपोर्ट जारी रखी इसराइल के लिए, तो हो सकता है कि जो कमिंग इलेक्शंस आ रही हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें ये री इलेक्ट ना हो सके, और जो ट्रम्प हैं उनकी प्रेसिडेंसी आ जाए। बट वहाँ के लोग, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो ट्रम्प को यूएस की एम्पायर के लिए बहुत ही हार्मफुल समझते हैं। तो इसलिए हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को, जो वो यहाँ पे मेंशन भी करते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंसिया डीम्स, यानी कि इसके बारे में कि किसी और थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया इस दौर में लाया जाएगा जी। लेकिन क्योंकि अमेरिका जो है वो अपना टेरर भी इसी तरह से जंग के थ्रू ही फैलाता है जी। और इसकी हमारे पास बेहद एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह कोरियन वॉर है, वियतनाम वॉर है, इस तरह से जी। और फर्दर इसमें ये बताया जाता है कि फिर इराक की वॉर भी है जिसमें डेफिनेटली अमेरिका ने पाकिस्तान, सॉरी, दुनिया का कोई शायद परहैप्स कोई ऐसा कोना हो जहाँ पे उसने वॉर ना की हो, या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो उसमें। फर्दर गाजा में जो जो जी नस्लकुशी हो रही है उसके अबाउट बात करते हैं कि किस तरह से जो अमेरिका जो है वो अपनी एड को
इसराइल के लिए जारी रखे हुए है। और इसमें मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जो जंग है बेसिकली वो एक सोने एक जी डायमंड जुबली होती है उन लोगों के लिए जो हथियार बनाती है। और सबसे ज्यादा जो है जो वेपन्स बनाते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं वेपन्स को जो सेल करते हैं वो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। ठीक है। अच्छा जी, फर्दर डेफिनेटली जो अभी जेनोसिडल हो रहा है और उसकी मिसाल नहीं मिलती, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। एंड इसमें एक और बात करते हैं राइटर, वो कहते हैं कि जो गाजा में जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो यमन की हौथीस हैं उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और कि वो जी रेड सी में गुजरने वाले तमाम जो शिपिंग जहाज हैं जी उसके ऊपर वो अटैक करेंगे, चाहे वो इसराइल का उसमें कोई भी क्रू मेंबर हो, कोई पर्सन हो, इसराइल का झंडा लगा हुआ हो, तो इस तरह से। तो अभी तक वो 13 वो जी जो जहाज़ों को वो अटैक कर चुके हैं। और फिर अमेरिका ने रिसेंटली उनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें अमेरिकन अमेरिकन नेवी और दूसरे जी जो यूके की नेवी है उन्होंने इस चीज़ को टारगेट किया था। और कंटिन्यूसली फिर ईरान की वो बात करता है कि ईरान ने पाकिस्तान, सीरिया यानी कि इराक और शाम में हमले किए। एंड इसके साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि किस तरह से जो इसराइल है वो अपनी ब्रुटेलिटी कायम रखे हुए है। और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यूएस से उनको यूएस जो है वो उनको बैक कर रहा है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से वो खुद को अकाउंटेबल नहीं समझता। और इसके बाद राइटर इसमें बात करता है कि साउथ अफ्रीका ने या दूसरे जो कंट्रीज हैं उन्होंने वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, दूसरी कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं अगेंस्ट इसराइल। जिस तरह आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका इसराइल को इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में ले गया है। नो डाउट उसका इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपको वो यानी कि वो प्रैक्टिकली एक एफर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद राइट एंड पे जाके 1948 में जब इसराइल एग्जिस्टेंस में आया था तो उसमें कुछ चीजें बताता है। वो कहता है कि उसी वक्त साउथ अफ्रीका में भी एक नस्लकुशी चल रही थी डेफिनेटली। जिस तरह आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका क्यों इतना ज्यादा इस पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी यही सब हुआ था। ठीक है। लेकिन फिर डेफिनेटली उन्होंने जो नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा, तो वो उस वक्त लीडर थे उनके। और उन्होंने फिर एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जी ये आज़ादी हासिल की थी। तो इस तरह से राइटर ये सब बातें करता है जी इसमें। और इसको इसी तरह से वो ह्यूमैनिटी क्राइसिस कर बोल के इसको जी इसको कंक्लूड कर देता है इस पूरे अपने आर्टिकल को। सो ये जो आज की ओपिनियन थी डॉन की, होपफुली मैंने इनको जी ब्रीफ वे में आपके साथ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और होपफुली अब जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। फर्दर जी एक चीज और, अ, अगर इसकी हमने ये जो आर्टिकल हैं इनकी हमने जी वोकैब भी निकाली है। अगर आप में से किसी को वोकैब भी चाहिए हो तो आप वो भी मांग सकते हैं। जैसे ये देखिए जी ये वोकैब हमने निकाली है इनकी। तो और भी है इसके अलावा, हर आर्टिकल की हमने सेपरेटली निकाली है। तो जिस तरह ये आप ऊपर देख सकते हैं न्यू पावर गेम की भी हमने निकाली, तो इस तरह हर आर्टिकल की सेपरेटली निकाली है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेटा बेनिफिशियल रहेंगी। और डेफिनेटली आप इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कर पाएंगे, अपनी ओपिनियंस को जनरेट कर पाएंगे जी। अ, अगर बेटा आपको ये अच्छी लगी, बेनिफिशियल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।